गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ CUET एडुक्रक्स। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हिस्ट्री की। जैसा आप सभी को पता है कि जनरल टेस्ट में बहुत सारे टॉपिक्स जो हमारे कवर होते हैं, जैसे हमारा हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुई, ज्योग्राफी हुई, जनरल साइंस जो हुई, वो सारा हमारा जनरल टेस्ट में ही कवर होता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज MCQ के फॉर्म में सारे क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मिस ना कर दे। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। आप सभी को पता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, और जनरली फर्स्ट टॉपिक होता है जब भी हम हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो बताइए कौन सा ऐसा पहला स्कॉलर था जिसने ये टर्म यूज किया था? जॉन मार्शल, RD सहानी, मकई, JP जोशी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जॉन मार्शल ही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ड यूज किया था। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द सिविलाइजेशन ऑफ कॉपर एज। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे आपको पता है कि बहुत सारी सिविलाइजेशंस आई हैं। तो ठीक है, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी हमारी, वो कैसी थी? वो कॉपर एज से रिलेटेड थी। और यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ के जो निवासी थे, उनको आयरन की, लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। अगर हो सकता है कि आपको ऑप्शन में दे दे कि आयरन एज से रिलेटेड थे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एज थी, कॉपर एज। सो करेक्ट आंसर विल बी दिस। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ठीक है, ऑप्शंस क्या है? दैमाबाद महाराष्ट्र, मंडा जम्मू, आलमगीरपुर UP, सुरकंडोर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। देखिए आपको ये समझ आ गया होगा, मांडा अगर जम्मू में, आप सभी को पता है जब हम बात करते हैं अपने इंडियन मैप की, तो जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा टॉप पर है। तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी होगी? जम्मू में ही होगी। और ऑप्शन में ऐसा सिर्फ एक ही नाम है, वो कौन सा है? मांडा। ये नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। ठीक है, फिर अगर हम दैमाबाद की बात करते हैं तो ये सदर्न मोस्ट साइट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन को आपको मिस नहीं करना है बच्चों। ठीक है, ये हमारी सदर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर। ये हमारा कहाँ है? UP में। ये हमारी कौन सी है? वेस्टर्न मोस्ट। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, ये हमारी ईस्टर्न मोस्ट साइट है। चारों ही नाम आपको याद रखने हैं, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन बना के भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ पोर्ट सिटीज भी होंगी, क्योंकि आपको पता है कि जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो हम 3 साइड से समुद्र से भी घिरे हुए हैं। तो कुछ पोर्ट सिटीज भी रही होंगी। फिर यहाँ पर वो कौन कौन सी है? लोथल, सुरकंडोर, अलाहादीनो, बालाकोट और कुंटासी। तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में हो सकता है आपको दे दे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शंस दे देंगे। अगर एक बार आपके दिमाग में नाम याद रहेंगे ना, तो एलिमिनेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और एक और इंफॉर्मेशन है, मोहनजोदाड़ो इज कॉल्ड एज ओएसिस ऑफ सिंध। अगेन एक क्वेश्चन यहां से भी डेफिनेटली जनरल टेस्ट में आपके लिए बन सकता है। देखिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ बस। देखिए जब भी हम जैसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूं, अगर आपको अल्फाबेट्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो उसमें 2 चीजें होती है ना, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। ठीक है, आपको ये सारी चीजें, मतलब जैसे हम इनिशियली जब अल्फाबेट्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको ये चीजें सिखाई जाती है, ये चीजें होती है। वैसी ही जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें नहीं है। तो जैसे अल्फाबेट में होता है कि कौन सी चीजें वॉवल है, अगर आप वॉवल्स एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास क्या बचता है? कॉन्सोनेंट्स। तो ऐसे ही किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, तभी आप ये पता लगा पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं अब। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन was discovered in which year by दयाराम सहानी। 2 क्वेश्चन बन गए अब आपके यहां से। ठीक है, पहला क्या है कि जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, बेसिकली इसका नाम हड़प्पा पड़ा ही क्यों? क्योंकि जो पहली साइट जो डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी? हड़प्पा जो उसकी थी। ठीक है, तो ये किसने डिस्कवर किया था? दयाराम सहानी जी ने।
कौन सी ईयर में? 1919, 1920, 1921 या 1922? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1921। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज अ यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी इनफैक्ट जो इसका आंसर होगा उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी पिछले से पिछले साल। ठीक है, सो ऑप्शंस विल बी चन्हूदारो, कलिबंगन, लोथल, धोलावीरा। सो करेक्ट आंसर विल बी धोलावीरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट है बहुत ज्यादा। और कहां पर है? इट इज लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसकी लोकेशन कहां पर है? बेसिकली गुजरात में है हमारा, और ये 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है हमारी। ठीक है, 3-4 इंफॉर्मेशन यानी आपको एक ही ऑप्शन से मिल गई, यानी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए यहां से। सो चनुदारो इज कॉल्ड एज सिटी विदाउट सिटाडल, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। ठीक है, अगेन लोथल इज फेमस फॉर डॉकयार्ड एंड डबल बुरियल्स। स्पेशल फीचर्स अगर किसी सिविलाइजेशन के होते तो वो हमें याद करने पड़ते हैं, जैसे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनमें कुछ कुछ फाइंडिंग्स हमको मिली हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहां पर क्या मिला है। जैसे अगर यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात करें तो वो कहां पर है? धौलावीरा में। अगर डॉकयार्ड की बात करते हैं वो कहां पर है? लोथल में। सो नेक्स्ट हमारा क्या है? मोहनजोदाड़ो, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, पशुपति महादेव एंड हड़प्पा इज द फेमस फॉर फिगर ऑफ मदर गॉडेस। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी तो मैच द फॉलोइंग टाइप की कोई चीज आती है तो आप उसको इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन? सी, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। यहां पर हमसे क्या पूछा? लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर क्वेश्चन दूसरा भी बन सकता है, यहां से क्या बन सकता है? लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, दो क्वेश्चन, यानी एक है हमारी लार्जेस्ट, अगर हम इंडिया की बात करें तो आंसर विल बी डिफरेंट। अगर हम जनरल एक बात करते हैं आईवीसी की तो वहां पर आंसर डिफरेंट होगा आपका। तो ठीक है, ऑप्शंस क्या है हमारी? राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सुरकटोला। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जब हम इंडिया की बात करते हैं राखीगढ़ी, और ये कहां पर है? हमारा हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, सुरकटोला इज नोन फॉर बोन्स ऑफ हॉर्सेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि किस हड़प्पन साइट पर जो घोड़े होते थे उनकी हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? सुरकटोला। सो अगर बात करें हम लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ऑप्शन से पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बच्चों, ताकि आधा काम वहीं पर इजी आपका हो जाए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला देखिए, जैसे बहुत सारी साइट्स थी, मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, कौन सी रिवर पर है, किस स्टेट में है, यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और किस आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको एक्सकवेट किया है, बेसिकली डिस्कवर किया है। तो एक बार फटाफट से ये चीजें कवर कर लेते हैं कि कौन कौन सी साइट से कहां पर है। सो पहली है हमारी हड़प्पा, ये कौन सी रिवर पे है? रावी रिवर पे। और कहां पर? पंजाब इसकी लोकेशन है। दयाराम साहनी जी ने ये डिस्कवर की थी। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो, इंडस रिवर पर है, सिंध, बेसिकली जो पाकिस्तान वाला पार्ट है वहां पर ही हमारी साइट मिलती है। और इसको किसने डिस्कवर किया था? रखलदास बनर्जी। नेक्स्ट हमारी छनूदारो, इंडस रिवर पे है, अगेन स्टेट सिंध, यानी जो पाकिस्तान वाली साइड है वहीं पर ये है। और एनजी मजुमदार ने इसको डिस्कवर किया था। लोथल भोगव रिवर पे है, कहां पर है? गुजरात में। और यहां पर किसके लिए फेमस है? अभी हमने किया था डॉकयार्ड के लिए फेमस है, अवशेष इसके यहां से मिले थे। और इसको किसने डिस्कवर किया था? एसआर राव ने। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगन, ये कौन सी रिवर पे है? घग्गर रिवर पे, राजस्थान में है। और अमलानंद घोष ने इसको डिस्कवर किया था। एक कालीबंगन में देखिए बच्चों, बैंगल फैक्ट्री के अवशेष मिले थे, जो चूड़ियां होती है ना, यानी बहुत फेमस रही होंगी तभी वहां पर इसके अवशेष पाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा बनावली, घग्गर रिवर पे, और कौन सी स्टेट है? हरियाणा। और आरएस बिष्ट ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारी धोलावीरा, लूनी रिवर पर है, गुजरात में है, जेपी जोशी ने डिस्कवर किया है। और इससे रिलेटेड बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी। सब कुछ हमने अभी कवर किया था पीछे अपने क्वेश्चन में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो
हमारा अगला टॉपिक, मैंने देखिए छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए डाल दी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का काम क्या था, उनके फीचर्स क्या थे इंपॉर्टेंट, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। तो सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग, देखिए आपने देखा होगा कि जब भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो जब हम उसकी टाउन प्लानिंग की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक थी। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें वो भी बहुत अच्छा था उसका, ठीक है। बर्न ब्रिक्स का यूज था। काउ वॉज नॉट नोन टू देम, ठीक है। प्राइमरली अर्बन सिविलाइजेशन थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल, मैंने अभी आपको बताया था कि वो लोग बेसिकली कॉपर एज से जुड़े थे, आयरन एज से नहीं थे, ठीक है। सेक्युलर सोसाइटी थी, बेसिकली कोई टेम्पल्स नहीं मिलते, लेकिन जो नेचुरल फोर्सेस होती है ना, जैसे पशुपति महादेव हो, पेड़ों की पूजा करना, ये सारे फीचर्स इस सिविलाइजेशन में पाए गए हैं। ऑन द कॉन्ट्री जब हम बात करते हैं इजिप्ट वगैरह की, तो वहां पर बड़े बड़े टेम्पल्स भी, मतलब जो वहां की पूजा के अनुसार थे वो मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो कैसी है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। अभी तक ये डिसाइफर नहीं हो पाई है, ठीक है। ये एक इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि अभी तक हम लोग पता नहीं लगा पाए कि वो बेसिकली जो पिक्चर्स के थ्रू है वो क्या बताना चाहते हैं या उसकी मेन ओरिजिनेशन वो क्या है। नेक्स्ट, इसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस कौन सी थी इंडस वैली की, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, ये तीन साइमल्टेनियसली सिविलाइजेशंस ग्रो कर रही थी, ठीक है। सेटाइट वाज मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा। अभी कौन से हम फीचर्स पर आ रहे हैं अपना, बेसिकली जो ऋग्वेदिक टाइम होता है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन से आगे बढ़ते हुए ऋग्वेदिक टाइम्स की हम बात करेंगे। तो ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। करेक्ट आंसर क्या है, ऋग्वेद, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी में ही ये सारे, यानी सबसे पहले ऋग्वेद आया, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, लास्ट हमारा अथर्ववेद, ठीक है। और ये किस किस चीज के बारे में बातें करते हैं, किस किस चीज का मेंशन है, ये सारा भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो फर्स्ट थ्री वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद, आर कॉल्ड वेदात्रयी, यानी ट्रायो ऑफ वेदास। तो ऐसा आपसे पूछ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ट्रायो ऑफ वेदास। तो आपको पता होना चाहिए जो अथर्ववेद है हमारा वो ट्रायो ऑफ वेदास में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली जैसे कुछ कुछ बोलते हैं ना वो, कि किसी बीमारी को कैसे ठीक करना है, थोड़ा ब्लैक मैजिक टाइप की जो चीजें होती है वो अथर्ववेद में हमारी मेंशन है। और सामवेद की जब हम बात करते हैं तो म्यूजिक का जो रेफरेंस है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेद। आप सभी ने गायत्री मंत्र सुना होगा, बोला भी होगा। स्कूल में जनरली सुबह सुबह प्रेयर जब होती थी तो गायत्री मंत्र हमसे करवाते थे। ऑप्शन क्या है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, किस वेद में मेंशन्ड है? ये किस में है, ऋग्वेद में, ठीक है। और ये जो गायत्री मंत्र है बेसिकली वो कौन से गॉड को हम वो समर्पित करते हैं, तो जो सूर्य देव होते हैं ना, जो गॉडेस सावित्री जो होती है उसको ये हम डेडिकेट करते हैं। द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद कंटेन्स द फेमस पुरुषोक्त विच एक्सप्लेन 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप सभी को पता है कि 4 तरीके के वर्ण होते हैं, और कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और हमारे वैश्य, ठीक है। द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद इज एट्रीब्यूटेड टू सोम, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज सोम मंडल, ठीक है। और एक जो गायत्री मंत्र हमारा कौन से मंडल में है, 3rd मंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सत्यमेव जयते। आपने देखा होगा जो हमारा नेशनल एम्बलम है उस पर सत्यमेव जयते, ये जो मोटो है वो गढ़ा हुआ रहता है। तो ये किस उपनिषद से हमने लिया है, ठीक है। मुंडक उपनिषद, वृद्धनक उपनिषद, छंदयोग उपनिषद या केन उपनिषद। करेक्ट आंसर विल बी मुंडक उपनिषद, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल टेस्ट में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है आप लोगों के लिए।
हमारा अगला सवाल है द हिम्स ऑफ ऋग्वेद वर रिसाइटेड बाय। देखिए अभी इसके आगे भी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगी कुछ, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि जो वेद होते हैं उसको कोई रिसाइट भी तो करेगा ना, तो उसके जो हिम्स हैं, जो उसमें लिखा हुआ इन चीजों को बोलेगा भी सही ना, तो वो जो उसके जो गुरु होते थे या जो ब्राह्मण होते थे, तो ये बेसिकली कौन थे? अदरवाइज उदगात्री, होत्री, ब्राह्मण। जो ऋग्वेद की हिम्स से उसको किसने रिसाइट किया है? होत्री ने। ठीक है, और जब हम ये ब्रह्म की बात करते हैं तो जो हमारा लास्ट जो अथर्ववेद था ये इससे रिलेटेड थे। ठीक है, ये यजुर्वेद हुआ हमारा, उदगात्री, सामवेद। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन से 4 इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। यहां पर तो ऋग्वेद का था, हो सकता है आपसे सामवेद का पूछ ले, हो सकता है अथर्ववेद का पूछ ले, हो सकता है यजुर्वेद का पूछ ले, तो चारों चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी फटाफट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि कुछ जो हमारे वेद हैं 4, उनके कुछ ब्राह्मण उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला क्या है? ऋग्वेद, तो अत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण जो है वो इससे रिलेटेड थे। यजुर्वेद शतपथ एंड तत्रेय ब्राह्मण इससे रिलेटेड थे। सामवेद पंचविश एंड जैमिन। अथर्ववेद से कौन से थे? गोपथ ब्राह्मण इससे जुड़े हुए थे। तो थोड़ा सा याद रखिए, एलिमिनेशन में बहुत आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन डील करने में। आगे हमारे स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आप सभी को पता है कि जो इंडिया की जो मतलब धरोहर है, जो उसकी फिलॉसफी है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ठीक है, कौन कौन सी फिलॉसफी थी, किसने दी है, किस चीज से वो डील करती है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सांख्य दर्शन, तो ये किसने दिया था? कपिल जो थे। योग दर्शन पतंजलि, ये तो इजी भी हो जाएगा आपके लिए, मतलब आपको पता है कि बाबा रामदेव कैसे योगा को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी जो कंपनी है वो कौन सी है? पतंजलि। तो याद करने के लिए भी छोटी सी ट्रिक हो गई आपके लिए। न्याय दर्शन, नाम से पता चल रहा है कि लॉजिक रीजनिंग की बात हो रही है ताकि जस्टिस दी जा सके। तो इसके कौन से ब्राह्मण थे? गौतम ब्राह्मण। इसके फाउंडर बेसिकली गौतम जी थे। विशेषिका दर्शन, तो इसे कनाद, बेसिकली जो एटम जो हमारा जो फिजिक्स में होता है उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं यहीं से मानी जाती है कि इसमें मेंशन था। मीमांसा, जैमिनी इसके फाउंडर थे। वेदांत जो थे बद्रियान। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए, फिलॉसफी याद रखिए, क्वेश्चन मोस्टली वहीं से बनेगा आप लोगों के लिए। और आपको पता है बच्चों, सारी चीजें एमसीक्यू के फॉर्म में कवर नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है हिस्ट्री हमारी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते। तो मैंने आपके लिए यही किया है कि कुछ क्वेश्चन मैंने जो है आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में रखे और कुछ मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में करा दिए हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पायस रिवर अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट मेंशन्ड रिवर कौन सी है जिसका जिक्र सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में पाया गया है। तो दोनों के आंसर जो है डिफरेंट होंगे। तो पहले हम पायस रिवर का आंसर देख लेते हैं। सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना। इसका करेक्ट आंसर विल बी सरस्वती। सबसे ज्यादा पायस रिवर सरस्वती है, लेकिन सबसे ज्यादा मेंशन रिवर कौन सी है? सिंधु। ठीक है, तो दोनों के आंसर आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्या है? ऋग्वेदिक नेम्स और मॉडर्न नेम्स ऑफ रिवर। देखिए कुछ रिवर्स जो हमारी पहले थी उनका नाम धीरे धीरे चेंज होते होते, इवॉल्व होते होते अब हम मॉडर्न टाइम में उन रिवर्स को डिफरेंट नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक बार उसको भी हम कवर कर लेते हैं क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है एमसीक्यू फॉर्म में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको पता है हिस्ट्री बहुत वास्ट है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में रखे और कुछ अब हम इंफॉर्मेशन के थ्रू, मतलब बेसिकली स्लाइड के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ठीक है, तो जो हमारी सिंधु रिवर थी उसको अब हम इंडस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है। वितात्सा रिवर जो हमारी थी उसको हम झेलम के नाम से जानते हैं। और आपको पता है इस रिवर पे एक बैटल भी हुई थी बिटवीन पोरस एंड अलेक्जेंडर। ठीक है, इसको हम बैटल ऑफ हेडेप्सिस भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बैटल थी। ठीक है,
अस्किनी रिवर, उसको हम क्या बोलते हैं? चेनाब। परशुनी रिवर रावी रिवर के नाम से जानी जाती है, और बैटल ऑफ 10 किंग्स जो था हुई थी वो इसी रिवर पर हुई थी। मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे थोड़ा। बैटल ऑफ 10 किंग्स। बिपाशा रिवर, इसको हम ब्यास रिवर के नाम से जानते हैं, सतलुज रिवर को सतलुज के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स है, यहां से भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि मॉडर्न नेम्स क्या है इन रिवर्स के। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली महाजनपथ्स, ऋग्वेदिक वैदिक टाइम्स को हम कवर करते हुए अब हम आएंगे अपने महाजनपथ्स पर। तो देखिए 16 महाजनपद थे टोटल, मैंने मेंशन भी किया है, और इनकी कैपिटल क्या क्या थी। थोड़ा सा यहां से भी ना एक दो क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, तो फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। अंगा की कैपिटल क्या थी? चंपा। मगध की कैपिटल गिरिराज राजगृह। बेसिकली ये मगध वाला रीजन जो मौर्य जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो उनका काल था, शासन काल, वो मगध में ही था। वज्जी वैशाली इसकी कैपिटल थी। मल्ला कुशीनारा। काशी वाराणसी इसकी, इजी भी है याद करना, सभी को पता है वाराणसी कहाँ है, किस लिए फेमस है, ठीक है। कोसाला श्रवस्ती। वत्सा कौशाम्बी। छेड़ी शतिमती। कुरु इंद्रप्रस्थ, जो महाभारत वाला जो टाइम पीरियड था, जो कुरु थे, जो इंद्रप्रस्थ थी वही उनकी राजधानी थी, ये वही है। पांचाल काम्पिल्य। शौरसेना मथुरा। मत्स्य विराटनगर। अवंती उज्जैनी। अश्मका पताली। गंधार तक्षशिला। कंबोज राजपुर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा नाम याद रखिए, जो मैंने आपको बताया, जैसे अंगा आपसे पूछ सकते हैं, काशी आपसे पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, गांधार पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस नाम ध्यान में रखिए, सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो कोई भी नहीं कर पाएगा, तो यानी सब सेम फुट पर वहां रहने वाले हैं। तो चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी एमर्ज्ड अर्लीएस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री में, जब हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं, डेट्स की बात करते हैं कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई, कौन सा रूलर पहले आया, कौन सा इवेंट पहले हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में थोड़ा बन सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है? हर्नेक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे? बिंबिसार। और इनके पुत्र कौन हुए? अजात शत्रु। इन्होंने अपने पिताजी को ही मार के शासन उनसे ले लिया था बेसिकली। फिर अजात शत्रु के जो पुत्र है उदयीन, ठीक है, ऐसी चलती रहती है। तो हर्नेक डायनेस्टी के बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई, इसका पतन होने के बाद शिशुनाग डायनेस्टी, इसका पतन करके नंद डायनेस्टी, जिसके फाउंडर बेसिकली महापद्म नंदा थे। मैं आपको आगे भी बताऊंगी, वहां से भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, यानी फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर। मैंने आपके लिए पूरा स्लाइड बना के उसको कवर किया है। और मौर्य डायनेस्टी, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो इसके फाउंडर थे। अशोका द ग्रेट जो रूरल है वो भी मौर्य डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे, ठीक है, जो कलिंग वॉर के लिए बड़े फेमस है, जो 261 में हुई थी। तो चलिए आगे अब देखते हैं। देखिए इसी की मैं बात कर रही थी, और नेक्स्ट स्लाइड हमारी उसी बारे में है कि फर्स्ट रूलर यानी फाउंडर कौन थे, लास्ट रूलर कौन थे। सबसे पहले हर्नेक डायनेस्टी की बात करें तो बिंबिसार वाज द फाउंडर और नाग दशक लास्ट रूलर थे। फिर आती है हमारी शिशुनाग डायनेस्टी, तो फाउंडर कौन थे? शिशुनाग। लास्ट थे महानंदिन। फिर हमारी नंद डायनेस्टी आती है, फाउंडर कौन थे? महापद्म नंदा। और धनानंद जो थे लास्ट रूलर थे। इन्हीं को हराकर बेसिकली जो मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का जो हम वो बात करते हैं, यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। तो फिर मौर्य डायनेस्टी हमारी आती है, तो चंद्रगुप्त वॉज द फाउंडर और बृहद्रथ पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या करके शुंग डायनेस्टी की फाउंडेशन, नींव रखी थी बेसिकली, ठीक है। तो शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने बृहद्रथ की हत्या करी थी। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देवभूति वॉज द लास्ट रूलर। फिर हमारी है कान्व डायनेस्टी, वसुदेव वॉज द फर्स्ट रूलर एंड सुसरमन वॉज द लास्ट वन। नेक्स्ट एक है हमारी सतवाहना डायनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जनरली हम पैट्रिलिनियल जो माइंड वो होता है हमारा हायरार्की, उसकी बात करते हैं, लेकिन ये सोसाइटी कैसी थी? मैट्रिलिनियल, ठीक है। ब्राह्मण से बेसिकली ये
ब्राह्मण डायनेस्टी थी, ठीक है। और जो हम बात करते हैं ना कि ब्राह्मण्स को लैंड गिफ्ट करने वाली बात जो थी, जो वो सिस्टम था, वो शुरुआत सातवाहना डायनेस्टी से ही शुरू हुई थी, ठीक है। तो इसके फाउंडर कौन थे? सिमुका वॉज द फाउंडर और पुलमावी थर्ड वॉज द लास्ट रूलर। नेक्स्ट हमारी चोल डायनेस्टी, वो पनियन सेल्वन जो आपने मूवी आई थिंक सुनी होगी, थोड़ी देखी भी होगी, तो वो चोल डायनेस्टी के ऊपर ही है। तो इनका जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था बच्चों, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल की तरह हम उसको हिस्ट्री में देख सकते हैं। तो इसके रूलर कौन थे, मतलब फाउंडर कौन थे? विजयालय, और राजेंद्र थर्ड वॉज लास्ट रूलर। एक हमारी राष्ट्रकूट डायनेस्टी, दंती दुर्ग वॉज द फाउंडर और कृष्ण थर्ड वॉज द लास्ट रूलर। चंदेल डायनेस्टी जो हमारा एमपी में नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चंदेल डायनेस्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो खजुराहो टेम्पल्स जो है हमारे, वो चंदेल डायनेस्टी ने ही उसके टाइम में वो फ्लरिश हुए थे बेसिकली। तो ननूक वॉज द फाउंडर ऑफ चंदेल डायनेस्टी एंड परमल वॉज द लास्ट रूलर, ठीक है। ये डायनेस्टीज, इनके फाउंडर्स और लास्ट रूलर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की बहुत हाई चांसेस होते हैं ऐसे, तो आप लोग थोड़ा सा देखते रहना। ये आगे, हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड्स विद फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज टू ब्राह्मण्स? यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया है, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शंस बता देती हूँ एक बार। इक्ष्वाकु, सातवाहनास, कान्वा, छेदी डायनेस्टी। करेक्ट आंसर विल बी सातवाहनास, ठीक है। सुदर्शन लेक, ये बेसिकली कहां पर है? गुजरात में। was repaired by which one of the following ruler? Skandgupta, Yajnaശ്રી, Satkarni, Rudradaman I, none of the above. So correct answer will be Rudradaman I. और ये जो सुदर्शन लेक थी वो बनवाई किसने थी? तो मतलब तो जो मौर्यन डायनेस्टी थी हमारी, उसके एक गवर्नर थे, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था, और 2-3 बार इसका जो है रेनोवेशन भी हुआ है। तो किसने करवाया था? रुद्रदमन I, उन्होंने इसका रेनोवेशन करवाया था। आगे, सो हु वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू कॉइन्स विच कैन डेफिनेटली बी एट्रीब्यूटेड टू किंग्स? आपको पता है कि जब हम शासन, राजपाट, इन सब की बात करते तो बहुत सारी वॉर्स भी होती थी, क्योंकि जो कुछ फॉरेन इन्वेडर्स होते थे, जो फॉरेनर्स होते थे, वो अटैक करते थे, तो हमारा काम होता था कि अपने राज्य को बचाना। तो ऐसे ही कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हमारे हुए हैं, उनके आने से कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है, जो इंटरमिंगलिंग है, वो भी बहुत ज्यादा हुई है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में कि कौन से ऐसे रूलर हुए जिन्होंने कॉइन्स इशू किए जो डेफिनेटली किसी राज्य से रिलेटेड हो, और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए, दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। सो ग्रीक्स, साकास, पार्थियंस, कुशानास। सो करेक्ट आंसर विल बी ग्रीक्स, ठीक है। इशूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन दोनों में से कोई सा भी बन सकता है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। दोनों का आंसर क्या होगा? ग्रीक्स। सो कनिष्क वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकंड अशोक। आपको पता है जब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करते हैं तो कुछ काउंसिल्स हुई थी बुद्धिज्म में, तो जो 4th काउंसिल हुई थी वो कनिष्क उस टाइम पे राजा थे, ठीक है। और कहां पर हुई थी? कश्मीर में हुई थी। आगे भी हम वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन भी याद रखनी है कि सेकंड अशोक के नाम से कौन जाना जाता है? कनिष्क। और साका एरा वॉज स्टार्टेड बाय हिम। एक विक्रम संवत है हमारा, एक साका एरा है। तो जो साका एरा की शुरुआत जो हम मानते हैं वो कनिष्क के टाइम से ही हम मानते हैं कि यही उसके फाउंडर रहे थे। आगे बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहे थे और वही हमारा टॉपिक आ गया अगला। बुद्धिज्म से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी काउंसिल्स, हमारी 4 काउंसिल्स हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उसमें डिसीजन लिए गए थे। कौन सी ईयर में हुए हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेन्यू क्या था, चेयरमैन कौन था और उसका आउटकम क्या था। तो हमारी जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी 483 BC में, और वेन्यू क्या था?
हाँ, तो हमारा वेन्यू क्या था, राजगृह। और उस टाइम चेयरमैन कौन थे, महाकश्यप। और पैट्रोन यानी बेसिकली किस राजा के टाइम पीरियड में किस राजा ने उसको आगे बढ़ाया, अजात शत्रु। कौन सी डायनेस्टी से थे, हरण्यक डायनेस्टी। ठीक है। और आउटकम क्या था, फर्स्ट जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसका आउटकम था कि सूत पितक और विनय पितक का कंपाइलेशन हुआ था। देखिए, जब हम बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो जो हमारे त्रिपिटक होते हैं, यानी 3 पिटक, ठीक है। सबसे पहला हमारा सूत पिटक, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम त्रिपिटक की बात करेंगे, कोई भी क्वेश्चन भी आता है तो वो किससे रिलेटेड होगा, हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड होगा। एक हमारा सूत पिटक हुआ, विनय पिटक हुआ, ठीक है। और एक हमारा जो लास्ट में अभिधम पिटक हुआ। ये 3 पिटक थे। कुछ कुछ चीजों से ये डील करते थे, और इनको किस किसने लिखा है ये भी आगे हम कवर करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिपिटक कौन कौन से थे और किसके टाइम पीरियड में, बेसिकली किससे जुड़े हुए थे। तो ये जुड़े थे बुद्धिज्म से, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि त्रिपिटक इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको नाम दे देंगे, पता होना चाहिए बुद्धिज्म से जुड़े हैं। ऐसी इनके 3 रत्न होते थे, जैसे बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म क्या थे, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। तो क्या क्या थे, बुद्ध धम्म संघ, त्रिपिटक और 3 ज्वेल्स दोनों ही इनसे जुड़े थे, ठीक है। तो हमारी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कब हुई थी, 383 बीसी में वैशाली में हुई थी। सब्बकामी इसके चेयरमैन थे, और कलाशोक जो हमारी शुंग डायनेस्टी थी उससे जुड़े हुए थे, ठीक है, उसके टाइम पीरियड में हुई थी। और यहाँ पे स्थरवादिन और महासंगिका 2 जो पार्टीशन थे वो हुए थे। फर्स्ट टाइम जो पार्टीशन हुआ था वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। और फिर एक लास्ट जो हमारा होता है वो कब हुआ था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, जब हीनयान और महायान में डिवाइड हो गए थे। तो हमारी अगली क्या है, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, इंपॉर्टेंट है। जो अशोक थे उन्हीं के टाइम पीरियड में 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगालीपुत्र वॉज द चेयरमैन, अशोक जो थे पैट्रॉन थे, और कंपाइलेशन ऑफ अभिधाम पिटक ये इसका आउटकम रहा था, ठीक है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल 98 एडी कश्मीर में हुई थी। वासुमित्र वॉज द चेयरमैन, और जो कनिष्क जो थे उसके टाइम पीरियड में हुई थी, पहले भी हमने बात करी थी, इनको सेकंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका आउटकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो हीनयान और महायान दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वो जो डिवीजन था बेसिकली वो कब हुआ था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में ही हुआ था, ठीक है। आगे भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि महायान और हीनयान बेसिकली है क्या। बहुत मतलब छोटा सा डिफरेंस है। देखिए, जब हीनयान की हम बात करते हैं, जो अशोक थे वो बेसिकली हीनयान के फॉलोअर थे, यानी वो मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे। लेकिन जो जब हम महायान की बात करते हैं तो ये मूर्ति पूजक जो होते हैं वो महायान की कैटेगरी में आते हैं। तो हम हीनयान को क्या बोलते हैं, लेसर व्हीकल, इसको बोलते हैं ग्रेटर व्हीकल। थोड़ी सी ये चीजें आपको याद रखनी, बहुत ज्यादा मतलब ट्रिकी नहीं है, चीजों को बस समझिए कि उनकी फिलॉसफी क्या थी। जैसे जब हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे बुद्धिज्म जो गौतम बुद्ध थे वो उसके फाउंडर थे, उन्होंने क्या बोला, वो बात करते हैं मध्यम मार्ग की। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपसे कि मध्यम मार्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है बुद्धिज्म से। गौतम बुद्ध ने ये मार्ग दिया था बेसिकली कि कोई इवेंट होता है हमारी लाइफ में, इतने सारे इवेंट होते हैं डेली, तुम ना तो बहुत ज्यादा खुश हो ना बहुत ज्यादा दुखी हो, मतलब मध्यम मार्ग, मीडियम पाथ को फॉलो करो तो आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ रहेगी। और एक और इसका कॉन्सेप्ट था जिसमें वो 8 फोल्ड कॉन्सेप्ट देते हैं, इसमें वो बात करते हैं कि अच्छे से कमाओ, अच्छे से खाओ, ऐसे कुछ कुछ चीजें उन्होंने दी थी ताकि स्मूथ जीवन लोगों का चल सके, ठीक है। और बात करते हैं, वो बोलते हैं कि 4 चीजें होती है बेसिकली। दुख होता है, जो दुख जो है वो वही मेन रीजन है किसी भी इवेंट के होने का। जब दुखी होते हैं तो उससे लोगों के मन में जो पेन होता है
उसी से सारा हमारा दुख जुड़ा होता है। तो बहुत सारी ऐसी फिलोसफीज हैं जो हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करी थी। मैं थोड़ा सा आपको बस ये बता रही हूँ कि इन टर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि मध्यम मार्ग हुआ, 8 फोल्ड जो ये इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था उसमें कौन कौन सी चीजें थी, राइट पाथ, राइट लाइवलीहुड, राइट कंडक्ट, ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो यहां से भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। याद रखिएगा क्वेश्चन में करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट, क्योंकि उसी से आपका आंसर आगे डिफाइन होने वाला है। विनय पिटक उपाली, सूत पिटक आनंद, अभिधाम पिटक महाकश्यप। लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, यानी करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। मैंने आपको बताया था कि ये जो है हमारे त्रिपिटक है। ठीक है, तो ये जो विनय पिटक थे इसके जो फाउंडर थे, जो बेसिकली लिखी किसने थी, उपाली जो थे, ये जो थे उसके जो गौतम बुद्ध थे उन्हीं के शिष्य थे बेसिकली, उन्होंने ये लिखी थी। तो ये किससे डील करते, बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि कैसे हमको रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हुए आगे अपनी लाइफ का वहन करना है। सूत पिटक, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, आनंद जो थे उनके डिसाइपल थे गौतम बुद्ध के, उन्होंने सूत पिटक का गठन किया था। बेसिकली ये डील करता है कि जो फिलोसफीज हैं बेसिकली, कि जो डेली लाइफ की रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या चीजें होंगी उसका मेंशन इसमें है। फिर है हमारा अभिधाम पिटक, इसके फाउंडर कौन थे, महाकश्यप, बेसिकली उन्होंने ये लिखी थी। और अभिधाम पिटक डील करता है जो बुद्धिज्म की जो फिलोसफीज है ना, बुद्धिज्म की जो फिलोसफीज, उसका मेंशन सारा हमें इसे देखने को मिलता है। और आप सबको पता होना चाहिए कि जब तक गौतम बुद्ध जिंदा थे उनके टाइम पीरियड में कोई भी काउंसिल नहीं हुई है, कोई भी रिटर्न जो हमारा बुक या हमको देखने को मिलती है वो उनके टाइम पीरियड में नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ बोलकर अपनी चीजों को प्रीच करते थे। ठीक है, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, ऑलरेडी मैंने आपको भी बताया है कि बुद्ध धम्म संघ, यानी एक उन्होंने जैसे एक संघ का भी फॉर्मेशन किया था, उसमें जो सारे मतलब महिलाओं को भी उसमें आने की अनुमति थी। ये बेसिकली क्या था, वहां पर लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाते थे कि कम मिनिमम मीन्स के साथ कैसे आप अपनी लाइफ को आगे फॉरवर्ड ले जा सकते हो। तो यहाँ पे औरतों का भी परमिशन जो था वो एंट्री ग्रांटेड थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। बुद्धिज्म की बात होगी, वहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे जैनिज्म की। ठीक है, कि फाउंडर कौन था, इसके फाउंडर कौन थे, जो ऋषभ देव थे, मैं बता देती हूं आपको। और जो महावीर जो थे वो 24th तीर्थंकर थे। बहुत लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो महावीर थे वही जैनिज्म के फाउंडर थे, लेकिन ऐसा नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऋषभ देव वॉज द फाउंडर। 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जैनिज्म में, पहले थे ऋषभ देव, लास्ट से 24 थे हमारे तीर्थंकर महावीर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा क्या होगा, ऋषभ देव। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी इसको मतलब हम इसको गोल्डन एरा भी बोलते हैं। ठीक है, खूब सारी बुक्स लिखी गई हैं, खूब सारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर काम हुआ, इसीलिए हम इसको गोल्डन एरा ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर कह के भी मेंशन करते हैं। इसका फाउंडर कौन थे, श्रीगुप्त। ठीक है, और समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ये जो टर्म था नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बन सकता है। जो वी स्मिथ थे उन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था कि समुद्रगुप्त वॉज नेपोलियन ऑफ इंडिया, मतलब इतनी सारी वॉर इन्होंने लड़ी थी, क्योंकि आपको पता है नेपोलियन अपनी वॉर्स के लिए फेमस था, जो लड़ाइयां वो लड़ता था। तो सेम जो समुद्रगुप्त था उन्होंने भी बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत सारे युद्ध लड़े, विजय प्राप्त करी बेसिकली, तो इसीलिए बहुत ज्यादा ये जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास वॉज अ पार्ट ऑफ नवरत्न ऑफ विच रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी।
ठीक है। जो हम अभिज्ञान शकुंतलम की बात करते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स जो है कालिदास जी ने लिखी है, तो ये किसके कोर्ट में नवरत्न के रूप में स्थापित थे? चंद्रगुप्त 2, चंद्रगुप्त 1, कुमारगुप्त 1, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्त 2। ठीक है। और इनकी कौन कौन सी फेमस राइटिंग्स है? ऋतु संहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका, अग्निमित्र। ठीक है, ये बेसिकली लव स्टोरी की बात करता है, मालविका और अग्निमित्र, तो उसी को जोड़कर ये नाम बना है मालविका अग्निमित्र। ठीक है। तो ट्रेवलर फाहीन जो थे ऑल्सो विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। ऐसे ही एक और कुछ ट्रेवलर्स के नाम आगे आएंगे, मैं आपको बताती रहूंगी साथ के साथ, तो आपको पता होना चाहिए जो फाहीन थे वो चंद्रगुप्त 2 के टाइम पीरियड पर विजिट पर आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी एमर्ज फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजी? ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। अब हम बेसिकली आ गए अपनी मिडीवियल हिस्ट्री पर। राजा महाराजा, जो मुगल टाइम पीरियड था, दिल्ली डायनेस्टी थी, वो बेसिकली सब हम इसी में बात करेंगे। सो सबसे पहले ऑप्शन है स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले आई थी। ठीक है, उसके बाद हमारी खिलजी डायनेस्टी आती है, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, उसके बाद सैयद डायनेस्टी, और लास्ट में हमारी आई थी लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी मतलब जो डबल डोम स्ट्रक्चर थे ना, उसके लिए बड़ी फेमस थी। इब्राहिम लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। ठीक है, सबसे पहले यानी स्लेव डायनेस्टी थी, फिर खिलजी डायनेस्टी। जो पद्मावत मूवी है, जो अलाउद्दीन खिलजी होता है, वो इसी से था, और ये शॉर्टेस्ट रूलिंग डायनेस्टी भी थी। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी, मैं आपको सब कुछ इसी फॉर्मेट में करवा रही हूं कि एक बार चीजें आप देखो, आपके दिमाग में बैठ जाए। और जो तुगलक डायनेस्टी थी वो लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी थी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्म में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, बहुत ज्यादा मतलब मिडीवल पीरियड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मिडीवल हिस्ट्री है। कुछ इवेंट्स, कुछ जो हमारे जो राजा उस टाइम पे होते थे, जो रूलर्स थे बेसिकली, वो इंपॉर्टेंट थे, उनके कुछ काम इंपॉर्टेंट थे, वो सब हम पॉइंट्स टू रिमेंबर की फॉर्म में कवर कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक was called as लाख बख्श। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाख बख्श? तो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर और कव्वत उल इस्लाम दिल्ली, ये इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाए थे। इल्तुमिश सेट अप एन ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स नोन एज चालीसा, यानी जो 40 एक ग्रुप होता था 40 लोगों का, उसी के नाम पर ये चालीसा नाम पड़ा है। सो ही इंट्रोड्यूस दी सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल, ये कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे अपने टाइम पीरियड। और रजिया सुल्ताना जो थी वो इन्हीं की बेटी थी। ठीक है, सो रजिया सुल्ताना वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम लेडी रूलर ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली हम देखते हैं ना कि जो पुरुष थे वही राज करते थे, लेकिन जो रजिया सुल्तान थी वो पहली ऐसी फीमेल रूलर थी जिन्होंने राज किया है मिडीवल टाइम पीरियड में। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा गयासुद्दीन बलबन। बलबन को भी बहुत चीजों के लिए जाना जाता है, बहुत ज्यादा क्रूअल था बेसिकली। और पेबोस और सिजदा मतलब राजा के कदम चूमने की जो प्रथा थी, उनको मतलब आके कैसे नमस्ते करना, उसकी जो प्रथा की शुरुआत थी वो इन्होंने ही की थी। He broke the power of Chalisa and introduced the Sijda and Pebos as forms of salutation. He also established the military department, दीवाने अर्ज की जो शुरुआत थी वो गयासुद्दीन बलबन ने ही अपने टाइम पीरियड में की थी। अलाउद्दीन खिलजी was the first Turkish sultan to separate religion from politics. पहले ऐसे टर्किश सुल्तान थे जिन्होंने रिलीजन और जो हमारा पॉलिटिक्स था उसको अलग अलग रखा था। ही प्रोक्लेम किनशिप नोज नो किनशिप, यानी जो राज है वो किसी रिश्तेदारी को नहीं देखता है। ठीक है, ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड दी अलाई दरवाजा।
जो कुतुब मीनार की जो एंट्रेंस है उसको हम अलाई दरवाजा बोलते हैं, उसकी जो कंस्ट्रक्शन था वो इन्होंने ही करवाया था। सो हिज एसोसिएट मलिक कफूर वाज आल्सो कॉल्ड एज हजार दिनारी। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हजार दिनारी, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी, इस मॉस्क को किसने बनवाया था। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए जनरल टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो कॉल्ड एज दीवाने कोही वॉज स्टैब्लिश्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जो तुगलक डायनेस्टी थी बेसिकली उस टाइम पीरियड पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टैब्लिश हुआ था। ऐसी एक डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स है जो फिरोज शाह तुगलक ने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने खैरात वॉज स्टैब्लिश बाय फिरोज शाह तुगलक। दीवाने मुश्तखराज वॉज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। बहुत सारे मार्केट रिफॉर्म्स भी ये लेकर आए थे। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल डोम, मैंने आपको पहले भी बताया था किसका स्पेशल फीचर था, लोधी डायनेस्टी का। ठीक है, अमुक्तलायदी एंड जामवंती कल्याणम वर रिटन बाय कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या था विजयनगर एम्पायर का, कल्याण मंडप जो होते थे ना उसकी फॉर्मेशन हमें यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, औरंगजेब वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज जिंदा पीर। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है, तो कौन थे, औरंगजेब थे। बहुत ही क्रूअल था बेसिकली औरंगजेब भी, कुछ खास अच्छे काम किए नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते तो हमें कवर करने हैं बस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एमर्ज्ड अर्लीस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजी। ठीक है, संगमा, सलुवा, थुलवा, अरावेदू, ये बेसिकली चारों डायनेस्टी जो है विजयनगर एम्पायर की ही है, लेकिन इनमें भी सबसे पहले कौन आया, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 संगमा, उसके बाद सलुवा, फिर थुलुवा, फिर लास्ट में अराविदू डायनेस्टी ने यहां पर रूल किया। इट वॉज बेसिकली फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का ऑफ संगमा डायनेस्टी। ये नाम आपको फाउंडर के रूप में पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स होंगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में युद्ध की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई हैं, उनका क्या ईयर था, किस किस के बीच में हुई थी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं अब। तो जब हम बैटल्स की बात करते हैं तो हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल क्या है, बैटल ऑफ खानवा, जो हुई थी 1527 में। बाबर ने इसमें राणा संगा जो थे मेवाड़ के, उनको हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में हुई थी। बाबर डिफीटेड मेदिनी राय। ठीक है, बड़ी लड़ाई लड़ी है बाबर ने भी, लेकिन धोखे से भी हराते थे कई बार, देखने को तो मिलता ही है, जो बच्चे पढ़ते होंगे उन्हें पता है सब कुछ। तो बैटल ऑफ घाघरा हुई थी हमारी 1529 में। बाबर डिफीटेड मोहम्मद लोधी। ठीक है, किस किस के बीच में फाइट हो रही है ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है कि क्वेश्चन उस फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुई थी, और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में किस किस के बीच हुई थी दोनों, शेरशाह वॉज डिफीटेड बाय हुमायूं, यानी शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुई थी। तो बाबर, वो ऐड नहीं आती थी बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, तो वैसी मतलब बाबर उसके बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद फिर हमारे मतलब देखते हैं, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी देखने को मिल जाएगा, वो एडवर्टीजमेंट में पूरा बताया था। अगला है हमारा बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इंपॉर्टेंट है, 1576 में हुई थी। वॉज फॉट बिटवीन राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एंड मुगल आर्मी, जो मतलब बेसिकली जो अकबर थी उसकी आर्मी, जो मानसिंह उस टाइम पे लीड कर रहे थे, उनके बीच में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इंपॉर्टेंट है, 1526 में हुई थी, बाबर और लोधी के बीच में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, अकबर और हेमू जो किंग थे उसके बीच में हुई थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, मराठा एम्पायर और अहमद शाह अब्दाली जो था उसके बीच में ये हुई थी। और जब हम बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो बेसिकली कहां पर हुई थी, हरियाणा में हुई थी। ठीक है, तो मतलब जो पानीपत का एरिया था बेसिकली वो फ्लैट था, तो वहां पर सारे आर्म्स वगैरह जो एम्यूनिशंस वगैरह ले जाने में बहुत मतलब हेल्प होती थी, तो इसीलिए ये जो एरिया था बड़ा ही लड़ाइयों के लिए फेमस रहा है। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी 1757, ब्रिटिश लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में ये हुई थी। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर 1764, मीर कासिम, शहाबुद्दीन एंड
शाह आलम 2 एक तरफ थे और दूसरी तरफ कौन थे, दूसरी तरफ थे हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो जो थे उसकी सेना ने बेसिकली इन तीनों को साथ में हरा दिया था। तो वहीं से पूरा जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है, जो 1857 वाला जो हमारा जो युद्ध हुआ था, वहीं से इन सब की शुरुआत होती है। बैटल ऑफ बक्सर उसके बाद होता है हमारा, फिर हमें चीजें कैसे कैसे चेंज हुई, कैसे कैसे रूलर्स एमर्ज हुए, कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली, वो सारा अब हम आगे अपना कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हमारी शुरुआत हो जाती है बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से भी अच्छा खासा क्वेश्चन बनने की हाई चांसेस रहते हैं हमारे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, मुनरो, विलियम बेंटिक, जॉन शोर। सो ऑप्शन विल बी, करेक्ट आंसर क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब हुई थी, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत हुई थी। और इसको प्लान किसने किया था, बेसिकली जो जॉन शोर थे वो प्लानर थे इसके परमानेंट सेटलमेंट के। ठीक है, तो दोनों चीजों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्लानर कौन थे, जॉन शोर, लेकिन इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इसी का देखिए 3 तरीके की हमको सेटलमेंट देखने को मिलती है। एक तो हमारी होगी परमानेंट सेटलमेंट 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस की थी। बेसिकली जो ये हमारा वेस्ट बंगाल वाला रीजन है ना, वहां पर ये शुरुआत हुई थी। और इसकी वजह से क्या होता था कि जो बीच में मिडल मैन, जो जिसको हम बोलते हैं, जो जमींदार वगैरह होते थे ना, तो उनको वहां पे फिक्स कर दिया गया था कि इतना रेवेन्यू, जो इतना रेंट है वो देना ही देना है। तो बहुत ज्यादा जो लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गए थे कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रायतवारी सेटलमेंट। ये किसने, मुनरो और चार्ल्स रीड ने इंट्रोड्यूस की थी। कहां पर, ये बेसिकली जो हमारा ये जो प्लेन वाला रीजन आता है ना पूरा, ये उत्तर प्रदेश हुआ, थोड़ा सा हमारा साउथ वाला रीजन ले लें, तो वहां पर रायतवारी सेटलमेंट थी। ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रेंट थियरी ऑफ रिकार्डो। क्वेश्चन यहां से आपके लिए बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रेंट थियरी ऑफ रिकार्डो। वो कौन सी थी, रायतवारी। एक है हमारा महलवारी सिस्टम, ये होल्ट मैकेंजी ने 1882 में इंट्रोड्यूस किया था। महलवारी मतलब ये कहां पे, बेसिकली पंजाब वाला जो रीजन है ना, वहां हमें देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता था कि जो गांव, कुछ कुछ गांव मिलकर एक जने को रेंट दे देते थे, और वो आगे जो ब्रिटिश थे उनको फॉरवर्ड कर देता था। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थे ये जो सेटलमेंट्स थे, बहुत ज्यादा जो एग्रीकल्चर थे उनको सेटबैक फेस करना पड़ा इसकी वजह से। सो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स एंड लीडर्स, जब हिस्ट्री की बात हो रही है और उसमें मूवमेंट्स का जिक्र ना हो, स्पेशली इन मॉडर्न हिस्ट्री, तो हो नहीं सकता। सो सबसे पहले हमारा क्या है, इंडिगो रिवॉल्ट 1859 में हुआ था। विष्णु एंड दिगंबर विश्वास जो थे इसके लीडर्स थे। ठीक है, अगला है हमारा रामोसी मूवमेंट 1879, वासुदेव बलवंत फड़के जो थे इसके फाउंडर या लीडर, जो भी कह लें आप, वो थे। कोल रिवॉल्ट, बुद्धू भगत वॉज इट्स लीडर। संथाल रेवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से बहुत एग्जाम्स में देखने को मिलता है, तो सीयूईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1855 से 56 तक चला, भाई सिद्धू एंड कानू इसके लीडर्स थे। मुंडा, इसको उलगुलन रेवोल्यूशन भी हम बोलते हैं, 1899 में बिरसा मुंडा, बेसिकली झारखंड वाला जो रीजन है वहां पे हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, कूका रिवॉल्ट 1840, भगत जवाहरलाल ने इसको लीड किया था। एक है हमारी एका मूवमेंट 1921, मदारी पासी। ठीक है, ये इसके लीडर थे। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट हमें रेवोल्यूशंस, कुछ मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी, वो भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ आपके लिए कवर नहीं हो पाएगा बच्चों, टाइम है हमारे पास कम। आपके पास अप्रोक्सीमेटली अब सिर्फ, आप मोटा मोटा लगा के चलेंगे ना, अप्रोक्सीमेटली 50 डेज हैं, और इस 50 दिन में आपको अपने डोमेन भी तैयार करना है, अपना लैंग्वेज वाला पेपर भी देखना है, और जिन बच्चों ने जनरल टेस्ट का फॉर्म फिल किया है उनको ये भी कवर करना है। तो हमारा मोटिव क्या है कि कम टाइम में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन 1928 एट कैलकाता। आपको इससे दो चीजें क्या पता चल गई, जो ये ब्रह्मो समाज था वो 1928 में स्टैब्लिश हुआ था, फाउंड हुआ था, और कहां पर था, कैलकाटा में। लेकिन किया किसने था, यानी फाउंडर कौन था? राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन रॉय।
तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। जब हम बात करते हैं ना सती प्रथा, तो उसको रुकवाने में राजा राम मोहन रॉय का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने उसको रिमूव कर दिया था, मतलब एक एक्ट के थ्रू 1829 में आई थिंक एक एक्ट आया था, उसके थ्रू उसको रिमूव किया गया था। तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज, इसको पहले हम आत्मीय सभा बोलते थे 1814 तक, उसके बाद 1928 में ब्रह्मो समाज उसमें उसको कन्वर्ट किया गया और उसको स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, चलिए आगे। अब हम करेंगे कुछ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स कवर, जिसमें से एक ब्रह्मो समाज हम ऑलरेडी क्वेश्चन की फॉर्म में देख चुके हैं, ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। कहां पर उनका हेडक्वार्टर था, किसने कौन उसका फाउंडर था, ये हम देख लेते हैं। तो एक थी हमारी धर्म सभा 1829, राधाकांत देव इसको लेकर आए थे। बेसिकली ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए ही धर्म सभा की स्टैब्लिशमेंट की गई थी। उसके बाद एक है हमारी तत्वबोधिनी सभा 1839 बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्हीं के ही फादर थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट परमहंस मंडली 1849 बाय दादोबा पांडुरंग। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, आप सभी को पता है जो ब्रह्मो समाज था 1828 में जो फॉर्म हुआ था, उसमें आगे जाके रिफ्ट हुए, तो एक हमारा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना, एक हमारा आदि ब्रह्मो समाज बन गया, या साधारण ब्रह्मो समाज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, दोनों के लीडर्स जो थे वो अलग थे, तो देख लेते हैं। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, इसको किसने लीड किया था? केशव चंद्र सेन। ठीक है, बाद में इसमें भी रिफ्ट पड़ गया था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में, क्योंकि जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने अपनी जो बेटी थी उसका बाल विवाह करवा दिया था। ठीक है, तो यहां से भी रिफ्ट क्रिएट हो गया था। नेक्स्ट हमारी प्रार्थना समाज 1867 बाय आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज 1875 इंपॉर्टेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती इसके लीडर थे, फाउंडर थे बेसिकली। फिर है हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी न्यूयॉर्क में, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर इंडिया अड्यार जो तमिलनाडु में वहां पर शिफ्ट कर दिया गया था। मैडम एच.पी. ब्लेवाट्स्की एंड एच.एस. ऑलकॉट इसके फाउंडर थे, और बाद में जो हमारी एनी बेसेंट थी उसने ही इसको लीड किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी को। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 इंपॉर्टेंट है, कहां पे इसका हेडक्वार्टर था? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर था, बाय शहजानंद सरस्वती, वो इसके इंपॉर्टेंट लीडर थे। 1936 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट हमारी सत्य शोधक समाज इंपॉर्टेंट है 1873 में ज्योतिबा फुले। इन्होंने जो सो कॉल्ड लो कास्ट होते हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत इनिशिएटिव्स लिए, बहुत स्ट्रगल करी है। उसी के लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी, ताकि इसकी हेल्प से उन लोगों की कंडीशंस को इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट जस्टिस मूवमेंट बाय C.N. मुडलियार, T.M. नायर। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, 1925 में फॉर्म हुई थी बाय E.V. रामास्वामी नाइकर, जिसको हम पेरियार, जो उनका निकनेम था पेरियार, उसके नाम से भी उनको हम जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी द टर्म स्वदेश एंड बॉयकॉट, स्वदेशी एंड बॉयकॉट वाज फर्स्ट यूज्ड ड्यूरिंग विच मूवमेंट? इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है जो लॉर्ड कर्जन था उसने क्या किया था? पार्टीशन कर दिया था बंगाल का। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? उसके अगेंस्ट में एंटी पार्टीशन मूवमेंट एमर्ज हुई। उसी के टाइम में स्वदेशी एंड बॉयकॉट टर्म, मतलब जो विदेशी सामान था उसका बहिष्कार करना शुरू हुआ और स्वदेशी की मांग उठने लगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट 1905 में जो हुई थी। और आप सभी को पता होगा कि 1911 में इसको खत्म कर दिया गया था, जो ये पार्टीशन था बेसिकली। और 1912 में क्या हुआ था? हमारा दिल्ली दरबार जो हुआ था। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट से याद रखने। 1909 में हमारा क्या हुआ था? जो एक हमारा एक्ट आया था वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। सो हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? ठीक है, 1884, 1885, 1886, 1887। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, 1884 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी
और इसका जो पहला सेशन था वो कहां पर हुआ था? इट वॉज हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ WC बनर्जी। यानी जो फर्स्ट सेशन था उसको प्रिसाइड किसने किया था? प्रिसाइड किया था WC बनर्जी ने, बॉम्बे में हुई थी और 72 मेंबर्स थे बेसिकली, इसके साथ इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो जब हम कांग्रेस सेशन की बात करते हैं ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो कुछ सेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनका वेन्यू क्या था, उसको प्रिसाइड किसने किया था और उसका आउटकम क्या था। यहां से क्वेश्चन आपके 100% मॉडर्न हिस्ट्री से तो बनेंगे ही बच्चों। तो चलिए फटाफट से वो भी कवर कर लेते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट सेशंस जिसकी मैं बात कर रही थी और उनके प्रेसिडेंट्स कौन कौन रहे हैं। ठीक है, 1884 में फॉर्मेशन हुई, 1887 में इलाहाबाद में इसकी एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस करके शुरुआत हुई थी। उसका काम क्या था बेसिकली, जो सोशल इश्यूज होते हैं ना उनको आगे बढ़ाने के लिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 में शुरुआत हुई थी। 1888 इलाहाबाद में ये हुआ था। जॉर्ज यूल इसके प्रेसिडेंट थे और ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? सो कौन थे? जॉर्ज यूल। नेक्स्ट है हमारा 1896 कैलकाटा, रहमतुल्लाह सयानी। पहली बार जो वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो कैलकाटा में ही 1896 में गाया गया था। फिर है हमारा 1905 बनारस। आपको पता है 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, इंपॉर्टेंट इवेंट है। उसको प्रिसाइड किसने किया था? गोखले जो थे उन्होंने, गोखले जी ने प्रिसाइड किया था और पार्टीशन के अगेंस्ट एक रिजेंटमेंट शो करी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसको खत्म करिए। 1906 कैलकाटा, दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ऐसे मेंबर थे जिन्होंने 3 बार INC को प्रिसाइड किया है। ओनली मेंबर जिसने 3 बार प्रिसाइड किया वो कौन है? दादा भाई नरोजी। ठीक है, तो द वर्ड स्वराज वॉज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम 1907 सूरत। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सूरत स्प्लिट की बहुत बात सुनते हैं इंडियन मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसमें क्या, इसको किसने लीड किया था? रास बिहारी बोस। स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, क्योंकि दोनों के बीच में जो दोनों गुट थे, एक एक्सट्रीमिस्ट गरम दल और नरम दल जो थे हमारे बेसिकली, उसमें फूट पड़ने लगी थी क्योंकि दोनों के जो तरीके थे वो डिफरेंट थे डील करने की चीजों के। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मॉडरेट्स थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि प्रेयर पिटिशन के थ्रू ही हमको मतलब इंडिपेंडेंस मिल सकती है, तो हमें वैसा ही करना चाहिए। तो वही उसी की वजह से 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। फिर 1911 कैलकाटा, बिशन नारायण धर, जनगण मन जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो जो है पहली बार यहाँ पर गाया गया था। फिर 1916 लखनऊ, AC मजुमदार ने इसको प्रिसाइड किया था और लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। बेसिकली जो रिफ्ट हुआ था 1907 में उसको खत्म किया गया था यहाँ पर 1916 लखनऊ में। फिर 1917 कैलकाटा, एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। ठीक है, यहां से भी 2 क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे कि फर्स्ट इंडियन वुमेन और फर्स्ट विमेन। तो जब हम फर्स्ट विमेन की बात करेंगे वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, फिर 1924 बेंगलुरु, बेलगांव में ये सेशन हेल्ड हुआ था और महात्मा गांधी ने इसको प्रिसाइड किया था। अगला ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि कानपुर में इसका सेशन हुआ था, जो सरोजनी नायडू जी थी, जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिनको हम जानते हैं, पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी INC की। यहां से जो भी मैंने आपके लिए 3-4 स्टार मार्क किए ना, वहां से क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस है बच्चों, तो ये चीजें आपको मिस नहीं करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला सेशन कौन सा है? 1928 कैलकाटा, मोतीलाल नेहरू जी ने इसको प्रिसाइड किया था। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की फॉर्मेशन यहां पर की गई थी। नेक्स्ट 1929 लाहौर, इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रिसाइड किया था और रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वाज पास्ड। 1936 फैसपुर, जवाहरलाल नेहरू ने ही इसको प्रिसाइड किया था। फर्स्ट INC सेशन हेल्ड इन विलेज, पहली बार गांव में ये हेल्ड हुआ था। 1838 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस, नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेटअप। ठीक है, ये सारे सेशंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा भी तो।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत वॉज फॉर्म्ड बाय। कुछ हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं, जैसे आपको पता है कि एकदम फ्रंट फुट पर नहीं खेल सकता कोई भी, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी लीडर्स के द्वारा, ताकि वो मतलब थोड़ा बैक फुट पर रहकर छिपकर काम कर सके और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सके। अभिनव भारत को फॉर्म किसने किया? चापेकर ब्रदर्स, वीडी सावरकर, अश्विनी कुमार दत्त, पुलिन बिहारी दास। करेक्ट आंसर विल बी वीडी सावरकर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1928। देखिए यहां पर छोटी सी ट्रिक क्या है, एक थी हमारी HRA, एक थी हमारी HSRA। तो HRA के बाद ही HSRA 1928 में बनी, और कहां पर? ये दिल्ली में फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम था वहीं पर इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, तो ये किसने फॉर्म की थी बेसिकली? चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, भगत सिंह, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, और जब हम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करते हैं तो 1924 में बनी थी कानपुर में बाय सचिंद्र नाथ सान्याल। तो दोनों चीजें क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि सोशलिस्ट वर्ड उसमें एडेड है या नहीं है, तभी आप ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। एक हमारी गदर पार्टी भी थी जिसकी शुरुआत 1913 में हुई थी सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल के द्वारा। अगला, विच वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड बाय गांधी जी? ठीक है, आपको पता है कि 1915 में ये वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तभी से हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मतलब इंडियन गवर्नमेंट बनाती है हमारा उसी उपलक्ष्य पर। तो कुछ कुछ मूवमेंट्स, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स उन्होंने करी। तो पहली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन सी थी जो इन्होंने लीड करी थी? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर विल बी चंपारण सत्याग्रह। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी ड्यू टू चौरी चौरा मूवमेंट, मतलब जो इंसिडेंट हुआ था 1922 में, उसी की वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में जो शुरुआत की गई थी उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1923 एट इलाहाबाद बाय मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। साइमन कमीशन कब आई थी हमारी? 1927 में। सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में हुआ था। कब? साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी तक ये गया था, और बेसिकली इसका मेन एम यही था कि जो नमक जो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब जो कंजप्शन है, वो बहुत ज्यादा महंगा था। तो उनका मेन मोटिव यही था कि जो कंजम्पशन के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके राइट इंडियंस को दे देनी चाहिए। ठीक है, कुछ फिर हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जहां पर ये डिस्कस करना था कि कैसे इंडिया को आगे हम रूल कर सकते हैं या क्या क्या आगे वे फॉरवर्ड होना चाहिए चीजों के लिए। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारी कब हुई थी? 1930 में। फिर हमारा गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में। ठीक है, फिर कम्युनल अवार्ड 1932, अगस्त ऑफर 1940। आपको ईयर याद रखने, क्रोनोलॉजी में भी आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि। फिर हमारा क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, और लास्ट में हमारा है कैबिनेट मिशन। इसी के बाद हमको इंडिपेंडेंस मिलती है अपनी। चलिए आगे, Who was the official representative of INC in second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? आप सभी को पता है कि फर्स्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हमने बॉयकॉट किया था। सेकंड में हम लोग गए थे, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंटेशन मिला था, और किसने रिप्रेजेंटेशन किया था उनका? महात्मा गांधी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव। अगला, Who was the first individual सत्याग्रह in the year 1943? आप सभी को पता है कि 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया था गांधी जी ने। ठीक है, तो इसको जो उसके फर्स्ट जो शुरुआत करने वाले थे कौन थे? विनोबा भावे जी। ठीक है, फिर सेकंड हमारे जवाहरलाल नेहरू जी बने, उसके बाद ब्रह्म कुमार दत्त वॉज द थर्ड वन। ठीक है, फर्स्ट आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज एबॉलिश्ड बाय विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। मैंने आपको अभी बताया था शुरुआत में कि विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में इसको खत्म किया गया था, और 1929 में ये खत्म हुआ था।
ठीक है। सो विडो रीमैरिज एक्ट वॉज ब्रॉट इन 1856 बाय लॉर्ड कैनिंग। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1848 और सतारा वॉज द फर्स्ट बेसिकली ऐसा राज्य था जिसको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आप सभी को पता होगा कि क्या था। इसमें बेसिकली जो दत्तक पुत्र था, जो अडॉप्टेड सन होते थे, उनको राज्य का अधिकार नहीं होता था। इसी के लिए जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए अपने दत्तक पुत्र को अधिकार देने के लिए ये पूरी लड़ाई लड़ी थी और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की नींव रखी थी कहीं ना कहीं। So, which of the following is called as father of Indian unrest? C.R. दास, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। So, correct answer will be बाल गंगाधर तिलक। So, कुछ निकनेम्स भी आपसे डेफिनेटली जनरल टेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दीन बंधु जो थे, CF एंड्रयूज को दीन बंधु बोला जाता था, लेकिन ध्यान रखिए देश बंधु और दीन बंधु दोनों डिफरेंट है। देश बंधु किसको बोलते थे हम? CR दास जी जो थे उनको हम देश बंधु बोलते थे। इंडियन बिस्मार्क, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोकनायक को हम लोकनायक नाम किसको दिया गया है? JP नारायण जी को हम लोकनायक के नाम के रूप से जानते हैं। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, दयानंद सरस्वती। पेट्रियोट ऑफ पेट्रियोट्स, SC बोस। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, मैडम भिकाजी कामा। किसी फॉरेन लैंड पर जाकर भारत का ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मैडम भिकाजी कामा। क्वेश्चन यहां से वो भी आपके लिए बन सकता है, ठीक है। पंजाब केसरी सभी को पता होगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। जब 1927 में साइमन कमीशन आया तो जब लाठी चार्ज हुआ तो वहीं पर उस इतना क्रूअल था वो अटैक की इनकी डेथ हो गई थी उसके बाद। और इन्हीं की मौत का बदला लेने के लिए फिर जो भगत सिंह जी थे उन्होंने अपने जो बाकी एसोसिएट्स थे उनके साथ मिलकर आगे प्लान्स को एग्जीक्यूट किया था। तो बच्चों हिस्ट्री में हमारे लिए बस इतना ही था। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते थे, क्योंकि आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है इस चीज में, ठीक है। जहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट आपको मिले, इसीलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चंस उसी वे में प्रिपेयर किए हैं। तो फटाफट से इनको रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।